देखो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। रेडी हो गया ना? रेडी हो गया ना पढ़ने के लिए? ओके, हम बता रहे हैं चार्ज एक तरह का गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज एक तरह का क्या है? प्रॉपर्टी। सब में होता है, सब में वो गुण पाया जाता है। जैसे कि अच्छाई वाला बात है कि जैसे हम अच्छे हैं, ये अच्छाई क्या है? गुण है ना, सब में है वो अच्छाई, वो गुण। किसी में ये हंसने वाला बात था, हम अच्छे नहीं हैं। अरे हम देखने में नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसे नेचर वाइज तो अच्छा है सर, लगता नहीं बेइज्जती कर रही है। हाँ, तो अच्छाई जैसे गुण है, वैसे ही चार्ज एक तरह का क्या है? गुण है। अब अगर तुम बोलोगे कि अच्छाई तो गुण है, समझ गए, बट कैसे डिफाइन करेंगे उस गुण को? तो अच्छाई का कुछ कुछ वो है, टू डू लिस्ट है कि ये करता है, कोई दान करता है अच्छा सबसे बात करता है अच्छा, गाली नहीं देता तो अच्छा, टाइम पे सब चीज़ करता है अच्छा, कुछ कुछ अच्छाई का ऐसा लिस्ट है। उसके बाहर कोई गाली देगा उसको तुम अच्छा बोल पाओगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना कि अच्छाई का कुछ कुछ ऐसा प्री डिफाइंड ये है, टिप्स है, मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट्स है। सब पॉइंट तुम ऐसे चेक मारोगे, टिक मारोगे कि हाँ ये अच्छाई का क्वालिटीज़ होता है, ये सब है, तभी उसको अच्छा बोला जा सकता है। वैसे ही चार्ज एक अच्छाई जैसा एक गुण है, तो चार्ज कब बोला जाएगा, कब वो उसके अंदर वो गुण पाया जाएगा? तो उसके इससे ऐसे बोलते हैं कि जो चार्ज है वो एक तरह का प्रॉपर्टी तो है। कहाँ रहता है ये प्रॉपर्टी? तो ये कोई भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक बोले तो अंदर वाला, अंदर का प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, इसको कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी है भी कि नहीं? तो अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट को या दूसरे मटेरियल को उसके इलेक्ट्रिसिटी वाइज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइज उसको खींच रहा है अपनी ओर, या अपने से दूर भगा रहा है बिना टच हुए, समझ में आ रहा है? या उसके मैग्नेटिक फील्ड से उसको दूर या खींच रहा है, तो समझ जाना उसके अंदर वो गुण है, चार्ज वाला गुण है। समझ में आ गया क्या बात? तो ये प्रॉपर्टी से क्या होता है? बाय विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल सम अदर चार्ज बॉडी। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है कि एक तरह का गुण है। कैसा गुण? अंदर वाला गुण। अंदर वाला गुण करता क्या है? दूसरे ही तरह का ऐसे कुछ भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वाला कोई और चार्ज बॉडी हो तो उसको अट्रैक्ट और रिपल करने का काम आता है। तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर ये गुण ज़्यादा होगा। जैसे कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है, दोनों अच्छा है, बट कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है। वैसे ही किसी के अंदर ज़्यादा खींचने का पावर है तो उसके अंदर चार्ज ज़्यादा होगा। किसी के अंदर खींच तो रहा है बट आराम से खींच रहा है, तो उसके पास चार्ज क्या होगा? कम होगा। इतना समझ में आ गया? चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू ई, Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज ऑन एनी बॉडी। कोई भी बॉडी में कितना चार्ज है? चार्ज ऑन एनी बॉडी। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। या फिर लिख दो ये वैल्यू, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। E का मतलब होता है ये वाला चीज़, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये है पहला चीज़। इस पहला लिखो इसको पहले। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो तुम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज जानते हो क्या क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव होता है। न्यूट्रल चार्ज भी होता है क्या? न्यूट्रल चीज़ बोल के कुछ होता है, बट उसको चार्ज नहीं कह सकते क्योंकि चार्ज है ही नहीं ना न्यूट्रल। इसको न्यूट्रल के टाइप्स में नहीं लिखना है। चार्ज दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब होता है ये डिस्कस करेंगे, और नेगेटिव चार्ज कब होता है ये डिस्कस करेंगे। बट ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, कब होता है। ठीक है, ये हम ऐसी हवा में करेंगे बात, लिखना नहीं है, ये लिखना है, टाइप्स ऑफ चार्ज लिखना है। इसको लिख लो, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज कब होता है? जैसे कि हम एक बार एग्जाम्पल थोड़ा सा केमिस्ट्री घुस जाएंगे कि सोडियम है। सोडियम में 11 गो एटम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 8 1। उसमें से ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देता है, इसके पास प्रोटॉन भी कितना होता है? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है इसके पास 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है 11। बट स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? किसी को दे देता है। तो पहले इसके पास क्या था? 11 को ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन था, और 11 को ऐसे ऐसे करके प्रोटॉन था। मान लो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। बट ये स्टेबल होने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? अपने से बाहर फेंक दिया। जैसे ही बाहर फेंक दिया तो 10 गो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या बच जा रहा है? एक नेगेटिव चार्ज बच रहा है कि पॉजिटिव बच रहा है? एक पॉजिटिव बच रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे एक दान करता है तो हम लोग बोलते हैं Na+ हो गया। मतलब इसमें कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ गया है। बात समझ में आया? उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गया है, इसलिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ आया इतना बात? मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर बात करें हम लोग क्लोरीन का, तो इसमें होता है 17 गो टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। कोई चार्ज है क्या इसके अंदर? अभी नहीं, अभी हाँ, न्यूट्रॉन भी 17 होता है, सेम होता है सारा। न्यूट्रॉन का बात नहीं करेंगे क्योंकि तो चार्ज वाला नहीं होता ना, उसमें चार्ज ही नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही बस चार्ज होता है, ठीक है। आते हैं, इसमें 17 को इलेक्ट्रॉन है, 17 को प्रोटॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है। तो क्या क्लोरीन एटम में कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, बट क्लोरीन स्टेबल होना चाहता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है कि 7 इलेक्ट्रॉन दे देता है? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से उठा के लेके आता है। तो क्या प्रोटॉन उठा के लेके आ पाया? खाली एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। तो उसके पास था 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर से आया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अभी भी कितना है, तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल आउट। एक क्या एक्स्ट्रा बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन के एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन, क्या बढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए सीएल में क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये बात समझ में आया क्या? ये जो अभी तक बात की है हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए किया। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब बड़ा बॉडी, ठीक है। 2 तरह का बॉडीज़ होता है, एक होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एक होता है एक्सटेंडेड बॉडीज़। आउट ऑफ टॉपिक का बात कर रहे हैं, सब सिलेबस का बात नहीं कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी अभी और भी आया है, तुम लोग के सिलेबस में यही 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाकी तुम लोग अभी टीवी वगैरह में सुनते हो बोसोन पार्टिकल, मेसोन पार्टिकल, सुने हो ऐसा कुछ? कोई बात नहीं, तुम सुने हो, तुमसे उम्मीद था नहीं। तो ये सब आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इससे बना हुआ जितना भी एटम है और एटम से जितना भी चीज़ बनता है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्टिकल्स, एक्सटेंडेड बॉडीज़। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ये लोग से क्या बना, एटम बना। एटम के अंदर रहता है ना ये लोग, इसलिए सब एटॉमिक। समझ आ रहा है? ये लोग से क्या बना, एटम। और एटम से जब कोई एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि हम मार्कर, इसको क्या बोलेंगे, क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी है। एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा हुआ चीज़, एटम से बढ़ा हुआ, बढ़ के कुछ बना है। सिंपल सिंपल, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अभी ये जो सोडियम है, जो ये क्लोरीन है, एक तरह से एक्सटेंडेड बॉडीज़ है। समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे एटम्स मिलकर ये बना है। एक क्लोरीन का ऐसे लेके आओगे ढेला, या सोडियम का एक पीस लेके आओगे, उसमें बहुत सारा सोडियम मिलकर एक पीस बना है ना। अब उसमें चार्ज आ गया है Na+, कैसे आया होगा, तो वो एक्सटेंडेड बॉडी का बात आया। कोई पूछेगा Na में प्लस क्यों आया, तुम बोलोगे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। दिमाग में घुस रहा है हर चीज़, कैसा टाइप का क्या लग रहा है, बीच बीच में उधर चला जा रहा है वॉइस, मतलब डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। क्लोरीन में कोई पूछे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। एक इस तरह से समझो इसको कि जैसे हम एक नॉर्मल इंसान है, न्यूट्रल इंसान है, न्यूट्रल, ठीक है। और कोई यहाँ पे मर गई, तुम लोग मान के चलो, और तुम लोग को एक बुरा, जैसे सुमन मान के चलो मर के बुरा आत्मा बन चुकी है, ठीक है। अब बुरा आत्मा बन के मेरे अंदर घुस जाएगी वो, तो हम कैसा बिहेव करने लगेंगे, अच्छा कि बुरा, बुरा। समझ आ रहा है बात? कोई किसी, हम पोजेस्ड हो गए, बुरे आत्मा से पोजेस्ड हो गए, मतलब मेरे अंदर बुराई बढ़ गया, तो हम कैसा बिहेव करने लगेंगे, बुरा बुरा बिहेव करने लगेंगे। कोई और अच्छा आदमी मरा होता और वो घुसा होता, तो हम कैसा बिहेव करते, मतलब मेरे में ना अच्छाई है ना बुराई है, हम क्या है, क्लोरीन जैसा हम न्यूट्रल है। मेरे में बुराई बढ़ गया, मतलब बुरा आत्मा घुस गया तो हम बुरा बिहेव करने लगे, मेरे में अच्छा आत्मा घुसा तो हम अच्छा बिहेव करने लगे। वैसे ही क्लोरीन है, उसमें बुरा आत्मा यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो वो कैसा बिहेव करने लगा, एनायन जैसा, नेगेटिव चार्ज जैसा। बात समझ में आ रहा है क्या? उसके अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता, जैसे कि सोडियम में प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, जो अच्छा आत्मा है, तो ये अच्छा बिहेव करने लगा, मतलब पॉजिटिव बिहेव करने लगा, मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, कैटायन जैसा बिहेव करने लगा। ये समझ में आया? अब मेरा सवाल इतना समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं है ना, पक्का ना? 2 मिनट और दे रहे हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, हम क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग बताना। क्लोरीन नेगेटिव हुआ क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव है, तभी तो क्लोरीन में नेगेटिविटी आया। मेरा अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिविटी कहाँ से आया, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैसे हुआ? क्लोरीन नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था। ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन बढ़ गया था। इसका मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ये कैसे हुआ? हाँ क्या क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, जैसे क्लोरीन नेगेटिव क्यों है, उसका रीज़न हमको मिल रहा है ना। कोई पूछे तुमसे क्लोरीन बताओ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मंगवा लिया था कहीं से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए वो भी नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैसे हुआ, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन मंगवा लिया? तो अभी वही चीज़ हम बता रहे चाह रहे थे कि देखो अभी समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। चार्ज क्या होता था, चार्ज का मतलब, चार्ज एक तरह का क्या है, प्रॉपर्टी, एक तरह का गुण है, ठीक है। तो वो जो गुण है वो डायरेक्टली किसी एक्सटेंडेड बॉडी में नहीं पाया जाता, वो किस में पाया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, तो बोलेंगे उसका उसको गुण है, वो प्रॉपर्टी है,
बुरा आत्मा बुरा क्यों है? बस बुरा है। हम बुरे क्यों हैं? क्योंकि मेरे में बुरा आत्मा का पोजीशन हुआ है। मेरे में हम अपना रीज़न दे सकते हैं, बट हाँ तुम भी वही हो, क्योंकि वो है, सही बात है। बट इसमें नहीं बोलना था, बोला जैसे क्लोरीन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो क्लोरीन नेगेटिव है, नहीं बोलते। इसके पास, मेरे पास क्या है, रीज़न है। बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो है, सिंपल। और अच्छे से बताना, साइंटिफिकली बताना है, टेक्निकली बताना है, तो क्या बोलना है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। तो मेरा समअप सुनना एक बार जल्दी, कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, दैट इज इट्स प्रॉपर्टी। अब जिसके अंदर ये ज़्यादा हो जाएगा उसको ये नेगेटिव बना देगा। समझ आ रहा है? वैसे ही प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जिसके अंदर ये बढ़ जाएगा वो उस पार्टिकल को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, समझ आ गया? ओके। हाँ, तो इसी से आगे जो Q इक्वल्स टू एनी आया, वो कैसा आया वो अब सुनो। किसी के अंदर अगर ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर आया होगा, जैसे यहाँ पे एक बॉडी लिए हम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके अंदर कितना चार्ज आया? एक इलेक्ट्रॉन जितना, 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आया। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो कितना चार्ज आता है इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन जितना। समझ आ गया क्या हो गया? अगर 3 आता तो, अगर 3.5 आता तो, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 3.5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन जब भी आदान प्रदान होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो सिंपल इंटीग्रल वैल्यू में होगा कि नहीं? या तो 2 देगा, या तो 3 देगा, 4 देगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये बात समझ में आया? तो इसलिए ये जो 2, 3 जो भी आएगा, ये हमेशा क्या आएगा? एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा, इसलिए n लिखा जाता है। अगर ये E आ रहा है, किसी एटम के पास आ रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और अगर जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस माइनस एनी फॉर्मूला होता है, बट n का मतलब ही हम लोग बोल देते हैं ये इंटीजर है, तो ये प्लस माइनस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर में तो प्लस माइनस सब आता है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो पहला वाला फॉर्मूला पूरी क्लियर हुआ, चार्ज का टॉपिक खत्म होता है। एक बार शुरू से सुनो। चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है अंदर वाला, जो डिसाइड होता है कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। ठीक है, पहला बात। टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? बस सब एटॉमिक पार्टिकल के पास, जो कि कौन है? इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये उसका प्रॉपर्टी है, और प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो ये इसका प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाए उसको वो नेगेटिवली चार्ज बना दे, और जिसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ जाए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? और दूसरा चीज़ ये है कि क्यू जब भी बढ़ेगा या प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा? ई के। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना, हम लिखे थे शायद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पूरा फॉर्मूला क्लियर है? ये एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हुआ है, लिया है या दिया, जो भी। ठीक है, और ई का मतलब ये वैल्यू याद रखना है। ठीक, पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़ सुनना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। COULOMB, कूलम। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं? C से करते हैं। इतना समझ में आ गया? दूसरा चीज, अरे चार्ज, क्या बोल रहे हो? चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? और चार्ज का जो ऐसा यूनिट है कूलम, उसको डिनोट किससे करते हैं? फोर्स को, जैसे फोर्स, अरे रुक जाओ, हाँ क्यू, अच्छा क्यू से क्यों करते हैं? मोमेंटम को P से क्यों करते हैं? मोमेंटम को P से करते हैं। करंट को किससे करते हैं? अच्छा, तुम लोगों को पता नहीं एकदम है। करंट को I से करते हैं। वो लैटिन वर्ड होगा, कुछ ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, वो सब ध्यान मत दो, बस करते हैं तो करते हैं। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं और कूलम को C से। समझना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चार्ज एक अलग वर्ड है, कूलम एक अलग वर्ड है। ठीक है, जैसे फोर्स और न्यूटन, फोर्स को F से करते हैं, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, N से करते हैं, वैसे ही। समझ आ गया? ओके, ठीक है, नेक्स्ट सुनो। चुप रहो, बात मत करो। क्या हो गया? छूट है, बाद में हाँ बोलो, क्या क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, बैगन। हाँ, तो दूसरा बात हम बोलने वाले थे, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज समझ में आ गया, कूलम होता है। ठीक है, लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, पता है। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या ना बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ, नंबर 2,
ये दो चीज़ सोचना है थोड़ा देर के लिए, इसको लिख लो पहले। हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट, और दूसरा वाला का नो होगा, बट क्यों होगा? क्योंकि वो 1.6 का मल्टीपल नहीं है और उसको फिर डेसिमल में आएगा, तुमको समझ में आया क्या? अच्छा, यहाँ पे अभी वर्ड ये है, यहाँ बोलना एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्यू इक्वल्स टू एनी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? ठीक है, सुनो, और क्यू हमको पता है यही वाला क्यू है, ठीक है, पहला वाला में यही वाला क्यू है, और ई का वैल्यू हमको पता है, हम एन निकाल लेंगे, और एन हमेशा क्या आना चाहिए? एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। एन कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। एन अगर डेसिमल में आ गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन टुकड़ों में जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एन अगर ऐसा एक नॉर्मल गुड मतलब फुल वैल्यू आ गया 2 5 6 8 1 2 कुछ भी ऐसा आ गया तो वो पॉसिबल है, क्योंकि एन हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है, और इंटीजर अगर आ गया तो पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये बात समझ में आ गया? तो बोलना खाली क्या था कि एन का वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो आदान प्रदान हुआ है वो फुल हुआ है, जो कि पॉसिबल होता है। बट इसमें क्या हो रहा है, एन का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पॉइंट में आना जाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। तो हम लोग चीज़ को लिख देते हैं एक बार कि क्यू इक्वल्स टू, कीवर्ड वही था कि एन शुड बी इन इंटीजर। देखो क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है ना, इतना समझ में आ गया ना? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना एन इक्वल्स टू क्यू बाई ई। तो यहाँ से हम लोग खाली बोल देंगे एन अगर इंटीजर हुआ, एन अगर इंटीजर आ गया तो आंसर क्या होगा? यस। और अगर एन इंटीजर नहीं हुआ तो क्या होगा? नो। तो एक लिख लेते हैं बस, एन अगर इंटीजर हुआ तो ही यस होगा, अदरवाइज नो। ये लिख लो, बताना एन का वैल्यू। ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 19। ये और ये कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा? तो 2 एक गोटा वैल्यू है, इसलिए आंसर क्या आ गया? यस। और दूसरा वाला कितना आ जा रहा है दूसरा वाला में? 18 है -8। बात तो सही है। ये 10 बार में कटेगा क्या? ये 19 है ना नीचे, -19 ऊपर जाएगा तो +19, और -18 तो नीचे +18, तो 18 19 को जीरो को काटा तो एक ही जीरो ऊपर बचा। हाँ हाँ हाँ, पॉइंट हटा, यहाँ पे 100 आया, और बताओ 2.33, सब बढ़िया। हाँ, तुम्हारा भरोसा करके हम लिखे, बोल रहा है सही में। हद हो गया। कितना आ रहा है बताना, और कटेगा 125/4, 4 2 8। हाँ बात तो सही है, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? 125/4 आया ना, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? नो, सिंपल है। ये लिख लेना, इस एग्जाम में आएगा तो पूरा दिखा के लिखना है। फाइंड द चार्ज ऑन, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज अगर चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना पड़ेगा? खासो मत, रुक जाओ। हाँ, अगर एक कूलम का चार्ज चाहिए, जैसे मेरा बात सुनो पूरा, अरे रुक जाओ डिस्टर्ब, चुप रहो तुम लोग, बच्चा जैसा कर रहे हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं निकला सोडियम से तो उसके पास चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 1e ना, 1e बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही चार्ज आया सोडियम में ना। तो ये क्या जो दिख रहा है ये वैल्यू, ये एक कूलम से छोटा है कि बड़ा है? बहुत छोटा है कि थोड़ा छोटा है? बहुत छोटा है, -19, 19 को 0 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये है 0.000019 बार 0 फिर 16 आएगा, समझ आ रहा है? तो 1 से बहुत छोटा है ना ये। कोई बड़ा बोलने वाले थे क्या? तुम बड़ा बोल रहे थे क्या? देखो इसका अच्छे से लिखते हैं, 1.6 × 10⁻19 का मतलब क्या हुआ? नीचे 19, मतलब कितना जीरो लिखना पड़ेगा इसमें? तो कितना आएगा? 0.0000, ऐसे 19 को 0 फिर 16, और 1 है, एक तरफ 1 है, कौन ज़्यादा छोटा है? वो ना। तो ये बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता भी है, तो उसके अंदर जो चार्ज डेवलप होता है तो बहुत ही छोटा चार्ज डेवलप होता है, एक कूलम होने में भी बहुत टाइम है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे ताकि एक कूलम का चार्ज आ जाए। कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेगा तब जाके किसी में एक कूलम का चार्ज आ सकता है। तो वही पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इतना एक कूलम का चार्ज आ जाए।
तो करते हैं सॉल्व, इसको कैसे करेंगे बताना तुम लोग। मेरे पास फॉर्मूला अभी तक कितना आया, तुम लोग फोकस नहीं कर रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसे भूल जाओगे। क्यू इक्वल टू एन ही होता है ना, कितना कूलम का चार्ज चाहिए, तो क्यू इक्वल टू क्या डालेंगे, एक एन, कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है, मतलब एन ही निकालना है, और इसका वैल्यू हमको पता है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम 19 ही तो लिखे हैं। ये समझ में आ गया, वहाँ चढ़ गया ऊपर, ठीक है। क्या हो गया, अरे हमको याद कुछ और था, पता नहीं क्या था, सॉरी, इतना इलेक्ट्रॉन। अब तुमको लग रहा है एन तो आना चाहिए, डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए, ये डेसिमल में आ गया ना, ये डेसिमल में आया ना, बहुत बढ़िया, ये डेसिमल में नहीं आया, क्यों, अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 को जीरो नीचे आएगा, ये काट देगा, ये कितना जीरो काटेगा, 16 कर देगा, मतलब 625 के बाद कितना जीरो हो जाएगा, तो ये तो एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है ना, ये पॉसिबल है, मतलब इतना जीरो आएगा 625 के बाद 16 को जीरो, उतना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तब जाके कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम का चार्ज आएगा। समझ आ रहा है पूरा बात, ठीक। करंट का मतलब होता है फ्लो करना, वो सही बोलिए, ठीक है, फ्लो करना, कोई भी चीज़ फ्लो करे उसको बोलते हैं करंट, बहना, ठीक है, बहना। हम बहना वाला रक्षाबंधन वाला बहना नहीं बोल रहे हैं, हाँ, जैसे पानी अगर बहेगा इसको बोलेंगे वाटर करंट, समझ आ रहा है। ए भाई तुम लोग आउट ऑफ द टॉपिक कुछ भी बोल देते हो अचानक से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमको लग रहा है हम कुछ गलत समझा रहे हैं, ऐसा क्या। गोबर गैस सर, गोबर गैस, ऐसा आउट ऑफ द टॉपिक कुछ भी बोल दो मतलब। करंट तुम लोग कंप्लीट नहीं होने दोगे, समझ गए हम। करंट का मतलब बहना होता है, कोई भी चीज़ बहे उसका आगे वो नाम लगाते हैं और करंट बोलते हैं, जैसे पानी बहेगा तो वाटर करंट, इलेक्ट्रॉन बहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो दिख रहा है ऊपर, इलेक्ट्रॉन लोग जब बहता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट इस चैप्टर में अगर करंट कोई बोल रहा है तो ऑब्वियसली पानी नहीं बह रहा होगा, करंट इलेक्ट्रॉन ही बह रहा होगा, इसलिए करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही है इस चैप्टर के लिए। बट ओवरऑल इंग्लिश के हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट का मतलब बहना होता है। तुम लोग ये पढ़े हो ना मैथ्स का वो चैप्टर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, उसमें करंट वर्ड का यूज़ होता है कभी कभार, तो करंट का मतलब पानी बह रहा है, द वाटर करंट ऐसे लिखा रहता है, देखना, समझ आ रहा है क्या। ओके, तो करंट का मतलब समझ में आ गया क्या, फ्लो, और इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन एक तरह का क्या है, चार्ज है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर बोल दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक ही बात है। रेट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से, कहीं भी अगर रेट वर्ड यूज किया गया है, रेट ऑफ, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना तेजी से फ्लो कर रहा है कोई भी चीज़, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी तुम लोग बोल सकते हो। अगर भूल गए इतना याद रखना कि फ्लो ऑफ चार्ज कितने टाइम में, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों एक साथ मत लिख देना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो एक ही बात को रिपीट हो जाएगा। इतना दूर तक समझ में आ गया, ठीक है। तो चार्ज करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, और ये किसके बराबर होता है, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्यू, पर यूनिट टाइम मतलब पर मतलब बाई टाइम मतलब टी, तो फॉर्मूला आ गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ये बात समझ में आया क्या, हाँ क्यों आया समझ में आ गया। वी हैव क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला था एक और, एनी, तो यहाँ पे इसको पुट करोगे तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनी बाई टी, मतलब एक और फॉर्मूला। ये बात समझ में आया क्या, अभी तक कितना फॉर्मूला आया बताओ, एक आया आई इक्वल टू क्यू बाई टी और एक आ गया आई इक्वल टू एनी बाई टी, ठीक है। इसके अलावा एसआई यूनिट ऑफ करंट, अरे एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या आया अभी क्यू बाई टी, क्यू का यूनिट क्या होता था, सी बोले तो कूलम, और टी बोले तो, अरे टाइम नहीं उसका, एसआई यूनिट ऑफ आई फिर क्या हो गया, सी बाई कूलम, कौन बोला मुझे बता, कूलम पर सेकंड हुआ ना, तो इसका आई का मतलब, इसका मतलब एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड को ही प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं, एम्पियर बुलाते हैं, एम्पियर डिनोट किससे करते हैं, ए से, ठीक है। ये श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है टू द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, एक्चुअली कूलम पर सेकंड है, बट इसी को हम लोग शॉर्टकट में अब से क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। तो करंट को लगातार कोई बोल रही है, तुम बोल रहे हो ना, झूठी, करंट को डिनोट किससे करते हैं,
सुमन एक काम कर, तुम पीछे जाओ। नहीं नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ। बस कुछ भूल जा रहे हो तुम लोग, मिक्स हो जा रहा हर चीज़। करंट किसे डिनोट करते हैं? हंसी लिख कर, हाँ ओके साइन में, हाँ तेरी के। ए भैया एक काम करो, तुम्हारे दरवाजे को बंद कर दो, तो उधर से उसको बंद कर दो। हाँ ठीक है, रहने दो। करंट कैसा यूनिट, करंट को किससे डिनोट करते हैं? और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर उसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोट, डिनोट का मतलब ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो अभी। कंडक्टर का मतलब क्या? क्यों क्यों कनेक्टर क्यों फ्लो करने देता है, ऐसा क्यों है वो? वाह, सीख गया तुम लोग, हैक सीख गया क्या बोलना होता है जब कुछ जब कुछ ना पता, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है। नहीं ऐसा नहीं, कनेक्टर के देखो, तुम लोग बचपन में पढ़े भी हो, हम याद दिला रहे हैं। कितना तुम व्यस्त रह रहे हो भाई साहब, तुम बिजी रह रहे हो पूरा। उसको बोलना है, इसको भी बोलना है, लिखना भी है, पानी भी पीना है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सुना सुना लग रहा है? नहीं लग रहा सुना सुना? ये लोग दोनों मुँह आगे पी रहे हो। कंडक्टर के पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम बता रहे पूरा एकदम अच्छे शब्दों में बता रहे ना, थोड़ी फोकस करना, दिमाग में मोमो नहीं चलना चाहिए बस, ठीक है, तब समझ में आएगा। देखो ये है मार्कर, ठीक है, और ये है स्टेपलर, ठीक है। मार्कर किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। और ये किसका बना हुआ है? मेटल का, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कंडक्टर कौन सा लग रहा है तुम लोगों को? ये कंडक्टर है, ये बैड, हाँ ये क्या है? बैड कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर भी बोलते थे इसको, याद आ रहा है? और ये है कंडक्टर, मतलब ये करंट को अपनी तरफ से फ्लो करने देता है। मतलब अगर हम उसको ऐसे खोल कर यहाँ से तार को सटा दे तो हमको करंट लगेगा, बट इससे कुछ फ़ायदा, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ओके। ऐसा क्यों? क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है उधर एक तार में, तो उस तार में क्या बह रहा है? करंट बह रहा है, मतलब क्या बह रहा है? चार्ज, मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना। अब जब वो बह रहा है तार से, ऐसा मस्त जा रहा है, बीच में हम ऐसा अड़ंगा लगा दिए, ये स्टील दिखा, तो स्टील से भी गुजरने लगेगा, क्योंकि ये अलाउ करता है कि इलेक्ट्रॉन को बोलता है कि तुम भी मेरे से फ्लो कर लो, तो ये फ्लो करने लगेगा। और मेरे ये जो उंगली है इसमें भी आयंस है, क्योंकि इसमें ब्लड है, तो उसमें भी आ जाएगा और झटका एकदम पूरा शरीर तक लगेगा। समझ आ रहा है क्या? फिर से करके नहीं दिखाएंगे। और ये बात इसमें जब जैसे ही आ रहा है, तो हम इसको पकड़े हुए हैं ऐसे, और तार को छुए, तार से पहले करंट बह रहा है, जब इसके पास आ रहा है तो अलाउ नहीं कर रहा है वो, नहीं तुम्हारा एंट्री नहीं है, तो अपना फ्लो कर रहा है, इधर घुस ही नहीं रहा है, तो मेरे तक आ भी नहीं रहा है, हमको करंट झटका नहीं लग रहा। ये बात समझ में आ गया क्या? बट ये अलाउ क्यों कर क्यों रहा है, और ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा है, इतना समझना जल्दी से, ठीक है। जनरली देखा गया है कि जो लोग कंडक्टर होता है, ठीक है, वो लोग मेटल्स होता है, मेटल्स होता है, जैसे कि आयरन, जैसे कि स्टील, जैसे कि कॉपर, ये सब सारा मेटल्स है, और यही सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। कभी तुम लकड़ी का तार नहीं देख पाओगे, या फिर प्लास्टिक का तार, कॉपर का देखे होगे, लोहा का देखे होगे, एल्यूमिनियम का भी तार आजकल मिलता है, या फिर तुम लोग कभी देखोगे वो टीवी वाला तार, उसमें कुछ सोलेनॉइड वाला तार रहता है, मतलब अलग अलग मटेरियल, एवरी मटेरियल इज अ मेटल। तो मेटल में ऐसा क्या होता है? हाँ हाँ, तो मेटल में ऐसा क्या होता है, सुनना, मेटल में ऐसा क्या होता है क्यों अलाउ करने लगता है? तो अभी अभी हम लोग जाने, जैसे कि एक मेटल का एग्जांपल लेते हैं, क्या सोडियम एक मेटल है? तो मेटल लोग क्या करता है, अपना स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन दान करता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है? किसी दान करता है। अब ये है सोडियम, इसके चारों तरफ ये है के सेल, ये है एल सेल। के सेल में कितना ऑर्बिट, कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है? 2। एल सेल में जो भी है, एम सेल में 1, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये दान किया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दान किया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम से निकला, बट गया कहाँ इलेक्ट्रॉन? कभी सोचो, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? जो दान कर दिया, कहाँ गया वो? हाँ, अगर किसी को नहीं चाहिए होगा तो क्या होगा? सुनो अभी क्या होता है, जैसे कि हम एक मेटल का पीस लेके आए हैं, सोडियम का पीस, एक सोडियम का पीस लेके आए हैं बड़ा सा, मेरे हाथ में ऐसे पकड़ा जा रहा है कुछ ऐसे, ये मान लो एक सोडियम का पीस है, इसके अंदर कितना सोडियम होगा? बहुत सारा, बिलियंस ऑफ सोडियम, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे सोडियम बहुत सारा, ऐसे ऐसे सोडियम 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 से ही बना हुआ पूरा। हर एक सोडियम का एटम कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला। कहाँ से निकाला? अपने एटम से निकाला। एटम से निकल के कहाँ गया वो? ये सब वॉइड्स में, जो खाली जगह है ना,
एटम एटम के बीच में बहुत सारा खाली जगह होता है। एक मेटल का पीस है, उस मेटल के पीस में बहुत सारा एटम्स है उसी मेटल का, ठीक है, और बीच में बहुत सारा क्या है, खाली जगह है। तो एटम से निकला इलेक्ट्रॉन और वो खाली जगह में क्या हो रहा था, घूम रहा है। मतलब यहाँ पे जो खाली जगह है, ये एटम एटम के बीच में जो खाली जगह है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। कहाँ से निकला ये इलेक्ट्रॉन, एटम से निकला। ये एटम्स जो था यहाँ पे, वो एटम्स के अंदर जब था तो क्या कर रहा था, घूम रहा था, ऑर्बिट कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था, बट सोडियम स्टेबिलिटी पाने के चक्कर में उसको निकाल दिया। तो अब इसको इस बंधन से क्या हो गया, फ्री हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया क्या, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब तुम बात करोगे सर तो फिर प्लास्टिक के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक किस चीज़ का बना हुआ है, नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल लोग इलेक्ट्रॉन दान करता है क्या स्टेबिलिटी पाने के लिए, नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, होगा ही नहीं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो समझ में आ गया कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये बात दिमाग में घुस गया, क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात घुस गया। अब मेरा दूसरा सवाल कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अलाउ क्यों कर देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो अलाउ क्यों करता है कि करंट तुम भी फ्लो करो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे तुम यहाँ पे ऐसे कुछ लगाए हो तार, और यहाँ पे भी एक तार लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ही एक तुम बैटरी लगा दोगे यहाँ पे बैटरी, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये होता है हायर पोटेंशियल में, ये होता है लोअर पोटेंशियल, ये बहने लगता है पूरा ऐसे। बात समझ में आ रहा है क्या। अब कोई दूसरे की चीज़ से सटाओगे जब, तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, और उसी में क्या हो, जैसे मान के चलो ऐसे तुम लोग कभी देखो कि पानी का धारा बह रहा है, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है, तुम ऐसे कहीं से गड्ढा खोद दोगे, हल्का सा पानी को ऐसे दिशा दिखा दोगे इधर जाना है, फिर धीरे 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 सब उधर ही जाने लगता है। तो वैसे ही कुछ है कि यहाँ पे बह रहा है एक तार में, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पानी एक तरह से मान के चलो है, और यहाँ पे भी बह रहा है, तो सटाओगे तो इधर भी आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन लोग क्या करते हैं, कैरियर जैसा काम करता है, उससे खींच के लेके आ जाता है। और अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खींच के लेके नहीं आ पाता, तो तुमको झटका नहीं लगता। दूसरा बात, अब झटका क्यों लगता है, हम लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं, वो भी बता दो जल्दी से। क्योंकि आयंस पास होता है और हम लोग के शरीर से बहुत तेज़ी से बहने लगता है इलेक्ट्रॉन्स, बहुत फास्ट, और बहुत फास्ट बहने लगता है, तो उससे हम लोग को जो नॉर्मल चीज़ होता है शरीर में, हार्ट जैसे काम करता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, टर्बुलेंस आता है, जो हम लोग के पूरे नर्वस सिस्टम को हिला के रख देता है। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होता है, थोड़ा देर बाद हार्ट काम करना बंद कर देता है, पंप अच्छे से नहीं कर पाता है, और इसलिए इंसान चोक करके मर भी सकता है। ये बात समझ में आ गया, ओके। ये है तार, बड़ा सा मैग्नीफाई किया है तार को, छोटा सा पतला सा तार ही है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है कोई भी एक ही डायरेक्शन में। तो ये कितना सेकंड में कितना बह रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ करंट, और कितने टाइम पे, उसी को क्या बोलेंगे। अगर सिर्फ बहेगा, मान के चलो, जैसे कभी कभार देखना कि कभी कोई बोलेगा 1 एम्पेयर का करंट है और कोई बोलेगा 6 एम्पेयर का करंट है, ज़्यादा कौन सा करंट है इस दोनों में, 6 वाला। इसका मतलब मान के चलो कि इसमें अगर 100 इलेक्ट्रॉन बह रहा है 1 सेकंड में, सॉरी कुछ और ज़्यादा ले लो, 10 सेकंड में, और इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन बह रहा है बट 1 सेकंड में, तो ज़्यादा करंट किस में जनरेट होगा, इस वाले में। जैसे एक बता रहे, सुनना, आई लगा लेते हैं, Q इक्वल्स टू टी, Q/T, यही फॉर्मूला होता है ना। Q का मतलब क्या होता है, NE/T, इतना भी समझ में आ गया। दो केस लेते हैं, केस 1 I1 लेते हैं, एक बार I2 लेते हैं। पहला केस में भी हम लोग 100 को इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और E का मतलब, और ये इतना जो बह रहा है 100 इलेक्ट्रॉन इससे और इसके माध्यम से, वो देखा गया कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको लग रहा है, मान के चलो 100 सेकंड लग जा रहा है, 100 सेकंड। और दूसरा केस में देखा गया सब कुछ सेम है, वो जो टाइम लग रहा है वो कुछ कम है, 10 सेकंड। समझ आ रहा है क्या। तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। करंट कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर, क्योंकि ये करंट है। और इस केस में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16 × 10⁻19 एम्पियर। ज़्यादा किस में करंट आया, I2 में। क्यों, क्योंकि टाइम क्या लगा, कम लगा। मतलब एक जैसे ऐसा हो रहा है, पहला वाला में ऐसा बह रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन है, बह रहा है यहाँ तक आया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन में ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है क्या। अब पहला मतलब दो पानी का धारा समझो, एक पानी ऐसे बह रहा है आराम आराम से, और एक पानी ऐसे फास्ट बह रहा है। पहला वाला पानी जो ऐसे बह रहा है उसमें तुम हाथ रखोगे बीच में, मज़ा आएगा, मज़ा भी नहीं, हल्का सा उसको फील होगा कुछ बह रहा है, बस इतना ही होगा ना। और एक फास्ट वाटर करंट बह रहा है, उसमें तुम हाथ रखोगे, झटका मारेगा ना हाथ में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर 6 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों को तुम पकड़ोगे तार को, तो इसमें भी तुमको सेंसेशन फील होगा, बट हो सकता है फील ना हो सकता है बड़ा कम हो, बस ऐसा ही। और 6 एम्पियर 10 एम्पियर 100 एम्पियर में चले जाओगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें भी कर रहा है बट बहुत फास्ट कर रहा है,
इतना फास्ट कि तुम हाथ दोगे तुमको लगेगा कुछ महसूस होगा। तो हम लोग को महसूस होता है कि बह रहा है कुछ, बस करंट वही है। वो पानी में भी महसूस होगा। तुम लोग को पता है कि हम एक बार सेल में गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, बोकारो स्टील प्लांट, सुने हो? वहाँ पे बड़ा बड़ा स्टील का जो बिलेट होता है ना, उसको पानी से काटा जाता है। विश्वास करोगे? ऐसा वाटर जेट होता है, तो इतना मोटा मोटा रहता है, उसको पानी से काट दिया जाता है। और उस पानी के पास पानी का ही एक जेट बह रहा होता है। उस पानी में तुम हाथ दोगे तुम्हारा उंगली कट का अलग हो जाएगा। हाँ, सिर्फ पानी। तो पानी मतलब पानी उस रिवर में भी बहता है, मस्त हम लोग हाथ देते हैं, रील्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। बट वही पानी जब बहुत ज़्यादा स्पीड में कम टाइम में जा रहा है तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि उंगली तुम्हारा काट सकता है। अरे लोहा काट रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तब तुम विश्वास कर रहे थे उंगली जब लोहा काट था वो लोहा काट रहा, ठीक है, उंगली कैसे काट सकता है? नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा समझ में तब ज़्यादा आता है, इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा। एक चीज़ पहले लिख लो, प्लस क्यू जो होता है ना, वो अपना जो एरिया होता है चार्ज का जो ऑरा होता है वो ढकेलने वाला इसका होता है, मतलब नेचर। प्लस क्यू क्या करता है, जो भी पास आता है उसको ढकेल देता है। और माइनस क्यू क्या करता है, पास बुला लेता है। ऐसा माइनस क्यू का नेचर होता है अट्रैक्ट करने का, और प्लस क्यू का नेचर होता है रिपेल करने का। समझ आ गया? मतलब प्लस क्यू हमेशा कैसे करते रहता है, ऐसे ऐसे, कोई आएगा ढकेल देगा। समझ आ गया? और माइनस क्यू हमेशा कैसे करते रहता है, खींचते खींचते रहता है, जो आ गया खींच दिया। ये बात समझ में आया? पहले ये समझ लिख लो, उसके बाद आगे समझाते हैं, ठीक है? ये क्यू नॉट बोलते हैं इसको, थोड़ा फास्ट। हाँ, इसका नाम होता है क्या? अरे ये जो है ना, इसमें ये बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड, इसका जो ताकत है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि पता ही नहीं चलता है कि प्लस क्यू नॉट है कि माइनस क्यू नॉट है। समझ में आ रहा है? मतलब खुद का कुछ औकात नहीं है ना, ये ढकेल पाता है ना किसी को खींच पाता है। मतलब बच्चा जैसा है, चार्ज की दुनिया में बहुत छोटा बच्चा है। समझ में आ रहा है? कोई भी इसको ढकेल देता है, कोई भी खींच लेता है, ऐसा वाला। तो हाँ, ये समझ में आ गया ना? नहीं आया? समझ में आया? इंट्रोवर्ट भी नहीं, मतलब हाँ बोल सकते हो, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट कैसे, मतलब इंट्रोवर्ट ढकेलेगा नहीं? हाँ अच्छा। मतलब ताकत नहीं है इसके पास, सिंपल है। मतलब मान के चलो कि बहुत सारा बड़े बड़े इंसान है, उसके पास एक छोटा बच्चा है, वैसा, ठीक है? जैसे ये जो चार्ज का कुछ वैल्यू होता है, जैसे +10 कूलम। खत्म नहीं करेंगे क्लास अभी, इसका भी मत मांगोगे। क्या मोमो खाने वाले शादी करेगी? ऐसा भी मत मांगो। विश मांगे हमको जिंदगी भर मोमो मिले, पता चला। ओके, हाँ चलो चलो। टेस्ट चार्ज का औकात नहीं होता खुद का, ठीक है? समझ में आ गया? तो एक प्लस क्यू चार्ज है, वो क्या करता है, हमेशा सबको ढकेलते रहता है। तो प्लस क्यू नॉट चार्ज लेके आएंगे उसके पास, मतलब ये क्यू नॉट चार्ज उसके पास लेके आएंगे। ये क्या है, मेरा प्लस क्यू चार्ज है। ये क्या करता है, अपने से सबको दूर भगाता है। एक क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्यू नॉट चार्ज कहाँ भागेगा, दूर ऐसे भाग जाएगा, इसके पास चिपक जाएगा, क्या होगा, भाग जाएगा। समझ आ रहा है? अब एक माइनस क्यू चार्ज को लेके आए, अब ये माइनस क्यू है, फिर से क्यू नॉट चार्ज को लेके आए, मतलब टेस्ट चार्ज को लेके आए, यहाँ पे पकड़ के लेके आए, यहाँ पे छोड़ दिए, क्या होगा, चिपक जाएगा। तो टेस्ट चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज क्यों पड़ा, सुनो। हम एक चार्ज को लेके आए यहाँ से, कहाँ गया चार्ज मेरा, ये एक चार्ज है मान के चलो, पता नहीं क्या है, कि प्लस क्यू है कि माइनस क्यू है, नहीं पता, ठीक है? अब हमको टेस्ट करना है कि क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो हम एक क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मतलब लेके आए यहाँ पे, बच्चा वाला चार्ज को लेके आए और छोड़ दिए। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर छोड़ने के बाद इसे दूर भाग गया तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस। छोड़ने के बाद चिपक गया तो इसका मतलब ये क्या था, मतलब कोई भी बड़ा चार्ज को टेस्ट करना है कि वो प्लस नेचर का है कि माइनस नेचर का, उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है उसका, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अच्छा, तुम क्या बोले? इतना समझ में आ गया क्यू नॉट क्या है? हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, सुनना पूरा बात, ठीक है? गड़बड़ मत करना। ये अभी बेचारा कहाँ पे पता है, एट इन्फिनिटी में है। इन्फिनिटी में मतलब बहुत दूर है, किससे, इससे। इसका दायरा कहाँ तक है, यहाँ तक है। मतलब ये भगाता है, यहाँ के अंदर जो भी आएगा उसको भगाने की कोशिश करेगा। इससे बाहर है तो इसका कोई हाथ खास नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या, ये उसको भगा पा रहा है, उसको कुछ भी कर पा रहा है? मतलब ये खुश है अपने जगह में यहाँ पे, समझ में आ रहा है? जब कोई खुश रहता है ना, स्टेबल रहता है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, ये बताए थे कभी हम ग्रेविटी में। जैसे कि ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ज़मीन पे रखा हुआ है, इसका कितना है पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसके पास, अभी 0। ये उठाएं इसको ज़बरदस्ती ऊपर तक, तो इसके पास अभी क्या आ गया, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाइट की वजह से। मतलब अब ये स्टेबल नहीं है, कुछ एनर्जी आ चुका है। तो उससे कैसे पता चलेगा एनर्जी आया, छोड़ेंगे तो वापस अपने जगह में जाएगा, उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए। बात समझ में आया? तो जो जहाँ पे स्टेबल रहता है, खुश रहता है,
वहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे ये खुश है, कोई चार्ज इसको ना ढकेल रहा है ना खींच रहा है, मस्त है। इसका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, जीरो। ये खुद से उधर जाएगा क्या, नहीं। ये भी इसको खींच पाएगा क्या, तो हम क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल एक एजेंट होता है, सुनना छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट जो हम बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है ही नहीं इतना कभी मेरा वाला सुना नहीं देता, पूछते क्या बोले सर ऐसा नहीं पूछती है ना। तो इसको हम उठा के क्या करेंगे, ऐसे लेके जाएंगे, इसको उठाओ यहाँ से ऐसे, ठीक है, और उसको लेके जाएंगे। जब लेके जाएंगे रास्ते में, सुनना मेरा बात सुनना ध्यान से, तुमको दिखाई दे रहा है, जब लेके जाएंगे रास्ते में, तो हम जब लेके जाएंगे तो हमको थोड़ा तकलीफ कम होगा क्योंकि छोटा सा चार्ज है। पर जैसे जैसे रास्ते में जाएंगे हमको क्या फील होगा कि मेरे तरफ ऐसे कोई धकेल रहा है कि मेरे हमको कोई खींच रहा है, क्या फील होगा, धकेल रहा है। तो मेरा फिर उसके बाद लेके जाने का जो ताकत है वो धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले आराम आराम से लेके जा रहे थे, अब अगर लेके जाना पड़ रहा है तो ताकत से लेके जाना पड़ रहा है। मतलब लगातार पूरे जर्नी में हमको फोर्स क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। ये बात समझ में आया। तो कुछ यहाँ पे जब आए तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और मतलब यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है इसके वजह से, तो हमको क्या करना पड़ रहा है ना, इधर भी फोर्स लगातार बढ़ाना, बढ़ा के यहाँ पे कुछ लेके आए हम यहाँ तक, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे लाते हैं हम लोग, उस पर नहीं जा रहे हैं, वो 12 वाला टॉपिक घुस जाएगा कि एक्सेलरेशन जीरो रखते हैं वगैरह। हम लोग बस लेके आए। तुम लोग का इतना जानना है कि जब लेके आए तो हमको लगातार जर्नी में फोर्स लगाना पड़ा कि नहीं, हाँ या ना, लगाना पड़ा, तो फोर्स लगाना पड़ा, इतना समझ में आ गया। अगर फोर्स लगाना पड़ा और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग क्या किए, वर्क डन किए। ये बात समझ में आया। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कुछ काम किए यहाँ पे, ये बात समझ में आया। मान के चलो हम लोग 2 जूल का काम किए होंगे, तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, 2 जूल का। जैसे यहाँ पे ये मार्कर अभी यहाँ पे था, नीचे था यहाँ पे मस्त, इसके पास एनर्जी कितना था अभी, 0। जब ऊपर लेके आए तो इसके पास मान लो एनर्जी 2 जूल का आया, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल का आया। इसका मतलब हम काम ही इसको ऊपर लाने में कितना किए होंगे, 2 ही जूल का किए होंगे, तभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आया होगा। तुम लोग सुने भी होगे कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या फिर जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा, तुमको याद आ रहा है, नहीं आता, तुमको याद आ रहा है, आता। मतलब काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, और वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है, जूल। जितना हम लोग काम करते हैं उतना ही किसी बॉडी में एनर्जी आ जाता है, ठीक है, इतना ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम कुछ काम किए तो इसके पास क्या आ गया, एनर्जी आ गया, और एनर्जी आया तभी तो इसको पकड़े हुए हैं, छोड़ेंगे तो क्या होगा, भाग जाएगा फिर से। तो भागेगा किस एनर्जी को लेके, जो हम एनर्जी काम किए उस पर, वही एनर्जी लेके। मतलब यहाँ पे इसके पास क्या डेवलप हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गया कि नहीं आ गया, कुछ वी, इस पॉइंट का नाम अगर ए है तो ए पॉइंट वाला वी ए आ गया। मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या आ गया, कुछ पोटेंशियल आ गया। समझ आ रहा है क्या, बहुत तरह का पोटेंशियल होता है। जैसे कि ये वाला जो ग्रेविटी से उठाए ऊपर, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक धनुष वाला से हम तीर से खींच रहे हैं तो तार से उसका एनर्जी आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यहाँ पे क्या किससे किए हैं, चार्ज की मदद से किए हैं, इलेक्ट्रॉन की मदद से, चार्ज की मदद से। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ रहा है क्या। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आया, वर्क डन करके, कहाँ से कहाँ लेके आए इस बॉडी को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसका ऑरा है, इसका फील्ड है। बात समझ में आया। तो कोई अगर पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब, तो हम लोग पहले हिंदी में बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये वो वर्क डन होता है जो हम लोग करते हैं किसी टेस्ट चार्ज पे। कब करते हैं, जब उसको इन्फिनिटी से किसी अंदर वाले फील्ड में लाना होता है, तब जो मिनिमम वर्क डन हम लोग करते हैं वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया क्या बात। मान लो हम 2 जूल का वर्क डन किए, काम किए, उठा के लेके आए, मेहनत किए, वही वाला एनर्जी ना 2 जूल वाला इसके पास आ गया, और वही 2 जूल को क्या बोलेंगे, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका, ठीक है। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, इट इज़ द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड, एकदम सेम सेंटेंस बुक में भी लिखा रहेगा, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। और बुक में लिखता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, बुक में क्या लिखता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हम लोग लिखेंगे टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ठीक है, इतना लिखेंगे। यहाँ पे एक फोर्स लगाए हम लोग, फिर ऐसे लिखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैसे आया, कितना काम किए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, तो वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू बाई क्यू है, डब्ल्यू का क्या होता है, जूल, और क्यू नॉट का
बोलो बोलो सही। हाँ, जूल पर कुलम, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो क्या? इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मतलब प्यार से क्या बुलाते हैं इससे? वोल्ट। इसको भी डिनोट किससे करते हैं? फिर से बताना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किस, वी से। उसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है, उसको भी डिनोट किससे करते हैं? दोनों इसमें सेम सेम हो गया। जैसे फोर्स और एन, फोर्स का एफ से डिनोट करते हैं, उसका एस यूनिट न्यूटन से करते हैं, एन से करते हैं। अभी अभी करंट देखे, आई से करते हैं करंट को डिनोट, उसका यूनिट को एम्पियर से करते हैं, ए। बट इसमें मैच कर गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वी से, और उसका जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, वो भी वी से। ठीक है, कहानी सेम है, कहानी को याद रखना जो भी था अभी थोड़ा देर पहले। इसका दायरा कहाँ तक था? कुछ यहाँ तक था। हम लोग क्यू नॉट चार्ज को लेके आ चुके थे पॉइंट ए तक, ठीक है। अब इसके अंदर ही इसको हम मूव कराना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से, कहीं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके आ जाते हैं, बी पॉइंट तक क्यू नॉट को, यहाँ से यहाँ। तो भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब इसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने के लिए जितना कम से कम वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलेंगे सर डिफरेंस की, उसको भी ला रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो वर्क डन हो रहा है, और इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं तो भी वर्क डन हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस कहाँ से आ गया? डिफरेंस ऐसे आया कि जब पूरा कहानी समझोगे ना 12 में जाके, इसी कहानी को फिर से बताया जाएगा, तो लोग कुछ ऐसा बोलता है कि इन्फिनिटी में था, अगर हम इसको बी तक लेके आए हैं एक बार, और एक बार ए तक अलग से लेके आए, अलग अलग चार्जेस को, तो मान के चलो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको खर्च हुआ 10 जूल का एनर्जी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर लाते तो हमको 8 जूल का एनर्जी का खर्च होता। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना खर्च एक्स्ट्रा हुआ मेरा? 2 जूल। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियलों का क्या किया हम लोग? डिफरेंस निकाल लिए। समझ आ रहा है क्या? इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट हम डिटेल्स में नहीं गए, हम बोले यहाँ से यहाँ तक 2 जूल लगेगा, वही है डिफरेंस, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक। समझ आ रहा है शॉर्टकट में कहानी? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज़ द मिनिमम, मिनिमम पूरा लिखना, हम एम आई एन लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring the unit positive test charge from, सर वो डायग्राम बना के हाँ हल्का सा बना ही लो, ऐसे जो एरो दिखाएं वैसा करके ज़्यादा सही रहेगा। ताकि याद रहे और कुछ नहीं। इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर within electric field। शॉर्टकट में बताएंगे, सीखना। तुम लोग खाने के बाद कर रहे हो क्या? इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो सिंबल दिया हुआ है सेल बोलते हैं इसको। सिंबल्स में सब देख लेना एक बार, फिर से कल कर लेंगे, मतलब एक दिन कर लेंगे, ठीक है। वो शॉर्ट कल नहीं कर पाएंगे, कल तो मैथ्स करेंगे। इधर है प्लस, इधर है माइनस, प्लस से मूव करता है करंट और माइनस की तरफ आता है, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है। तुम लोग थक गए क्या? तो यहाँ पे बल्ब लगाएगा, ठीक है। बल्ब की जगह तुम लोग चाहो तो बल्ब ही लगा लो, ठीक है। वोल्टमीटर लगा सकते हैं, रहने देते, ठीक, कोई बात। और यहाँ पे एक एम मीटर लगाए हैं। एम मीटर क्या होता है? हाँ, एम मीटर, इसको बोलते हैं एम मीटर। ये मेज़र करता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? करंट मेज़र करता है। तो क्या हुआ था सुनना, जो फिजिसिस्ट है ओम बोल के, कुछ अभी लगाए नहीं है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट मस्त चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम्स लॉ जो है, ये ओम्स बोल के साइंटिस्ट का है। वो क्या किया सुनो, क्या हुआ?
वो एक्सपेरिमेंट से देखा कि अगर वो वोल्टेज बढ़ा रहा है इसका, जैसे मान लो पहले मान के चलो ये 2 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है ये रीडिंग कितना दिखा रहा होगा, मान लो दिखा रहा है 4 एम्पेयर का। तो पहला उसको क्या दिखा कि अगर 2 वोल्ट का करंट ले रहे हैं तो 4 एम्पेयर का करंट दौड़ रहा है, ठीक। फिर ये बैटरी मान लो खोला, थोड़ा सा बड़ा बैटरी लगाया, 4 वोल्ट का लगाया इस बार, तो अभी करंट क्या होने लगा, 8 एम्पेयर हो गया। तो मतलब 4 वोल्ट जब लगाया तो क्या देखा, 8 एम्पेयर हो गया। वैसे ही वो करते गए एक्सपेरिमेंट कि अब 6 वोल्ट का लगा कर देखते हैं, तो देखा 12 एम्पेयर का हो गया। 6 एम्पेयर का 6 वोल्ट का लगाया तो 12 एम्पेयर। इससे वो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो V का और I का ये क्या है, वोल्टेज है, और ये वाला क्या है, करंट है। इधर देख नहीं रहे हो अभी, देखो फोकस करो, बाद में करना वो सब लोग, टाइम हो गया इसलिए भटक जा रहे हो हमको लग रहा है ना। फोकस लेवल चला गया है ना, फोकस लेवल चला गया ना, बोलो हाँ, हम फिर 5 लाइन मारेंगे ना कि पहले कौन सा था। हाँ तो पहले कौन सा था तो ये क्या देखा कि जो वोल्टेज है और आई है, वी और आई का जो रेशियो है, ठीक है, वो हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। दिख रहा है वोल्टेज और आई का करें 2/4 कितना आएगा, 1/2, 4/8 करेगा तो भी कितना आएगा, 6/12 करें तो भी 1/2। मतलब ये क्या बोला है कि इसका मतलब V बाई आई का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक सर्किट में कांस्टेंट रहता है। इसको अदर वे में भी कोई बुक लिखता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। टाइम अभी ये ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, आई ना होगा। तो V अगर आई अगर बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, V बढ़ाते हैं तो आई बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बात समझ में आया क्या, ये ओम्स बोला पहली बार में, इसको पब्लिश किया। दूसरा कोई फिजिस्ट आया, वो बोला कि हम आपको गलत प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ किया गलत, तो मान के चलो इसी सर्किट में सुनना, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, यहाँ पे मान के चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मोमबत्ती ले रहे हैं और इसको गर्म कर रहे हैं, तार को, मोमबत्ती से हल्का हल्का तार को क्या कर रहे हैं, क्या याद आ गया, गाना याद आ गया है, नहीं था उतना ऊपर से सटाएंगे नहीं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं अभी, ठीक है। क्या मूवी का डिस्कशन हो रहा है, अरुंधति के कदम के कारण हाँ उसी में मोमबत्ती रहता है, मोमबत्ती वो लड़की का नाम है। अरे भाभी उसका नाम, हाँ वो नाम रखा है। मोहम्मद लड़की का नाम होता है, अरे मतलब प्यार से उसको बुलाया गया, प्यार से तो नहीं बुलाता था वो। हाँ कर लेते हैं, हम बैठ जाते हैं। हाँ बोलो बोलो, पूरा कहानी सुन ही लेते हैं, अरे अरुंधति ना एक लड़की, तो बीच में हम लोग कहानी सुनेंगे, आ जाओ आ जाओ। अरे फिर साइड से इसका ये सुनाने भी लग गए, हाँ बोलो बोलो, नहीं नहीं कुछ नहीं, आगे बढ़े। फी सिस्टर का, तो सारी बोले थे। हाँ तो वोल्टेज इस बार नहीं बढ़ाया गया हाँ ठीक है, मोमबत्ती लाया एक वो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट लाया, और क्या किया, वो क्या बोला कि वोल्टेज को हम नहीं बढ़ाएंगे। 2 वोल्ट में आपको 4 एम्पेयर मिल रहा था ना, उसके बाद 2 वोल्ट में जब 4 एम्पेयर मिल रहा था, अब इसको चेंज करना था, बट वो चेंज नहीं किया, वो मोमबत्ती लगा दिया। पहले क्या किया समझ में आ गया, 2 वोल्ट लगाया, 4 एम्पेयर दिख रहा है, ये वाला मैच कर गया, अभी ये सब नहीं हुआ है। फिर क्या किया, वो लगाया मोमबत्ती जो भी है, इस बार खराब मोमबत्ती लगाया, तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अगर गर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स में भी हल्का हल्का थर्मल एनर्जी आ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा, और हल्का सा बढ़ जाएगा फ्लो अगर, तो करंट भी क्या हो जाएगा, करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, वो बढ़ गया, तो ये हो गया हल्का सा 4.02 या फिर 4.2 एम्पियर। तो इसका मतलब रेशियो गड़बड़ा गया इसका, अब तो रेशियो सेम नहीं आएगा ना, पहले था 4/2 था, पहले क्या था 2/4 था, अब वापस क्या हो गया 2/4.2। तो क्या ये कांस्टेंट रहा, नहीं रहा, तो ओम्स लॉ गलत हो गया। तो ओम्स लॉ बोला नहीं हम आपको ऐसा कब बोले थे, वो अपना स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर लिया, वो बोला कि V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट रहेगा अगर आप सारा का सारा एक्सटर्नल पैरामीटर्स को सेम रखिएगा, जैसे कि आपको टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा 3-4 चीज़ बता दिया जो चीज़ चेंज हो सकता है। उसके बाद नया ओम्स लॉ बन गया, और ओम्स लॉ कैसे डिफाइन कैसे करता है कि द रेशियो, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख देते हैं, द वोल्टेज टू करंट रेशियो इज कांस्टेंट इन अ सर्किट इफ, देखो ये बाद में ऐड किया गया, ठीक है, इफ से, इफ ऑल द
एक्सटर्नल पैरामीटर्स, एक्सटर्नल पैरामीटर्स such as temperature, pressure, volume, etc. are kept unchanged. क्या उल्टी करने वाले हो? अभी पहला लाइन ये लिखना, फिगर को भी बनाना, ठीक है? सब पूछ लो। हम लोग आज का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आया? V इक्वल्स टू आई आर, V बाई आई, यहाँ से SI यूनिट ऑफ आर लिख लो बस, लास्ट टॉपिक। चल नहीं रहा ये, बस बस हो गया। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, SI यूनिट लिखा है ना, तो वोल्ट ये है क्या? वोल्टेज है ना, तो वोल्ट का वोल्टेज होता है, और आई का क्या होता है? एम्पियर। और V बाई ए को ही हम लोग ओम बोलते हैं, जो कि सिंबल इसका ऐसा है, ये सिंबल याद रखना।